नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के डीजीपी को अब सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया जाएगा और यह फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यों के पैनल में, जिसमें देश के सीजेआई और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं, उन्होंने अब इस नाम को फाइनल कर दिया है। और आपको बताएं कि ये जो है वर्तमान सुबोध कुमार जायसवाल जो कि सीबीआई के चीफ हैं, उनका स्थान लेंगे, जो कि 25 मई 2023 को रिटायर हो रहे हैं। अब ये जो कर्नाटक के डीजीपी हैं, आपको याद होगा कि इनको कांग्रेस के जो कर्नाटक के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने जेल भेजने की धमकी दी थी। डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया था कि ये जो प्रवीण सूद हैं कर्नाटक के डीजीपी, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। इस धमकी के बाद लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से सरकार के बदलने की बात थी और ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे, सत्ता बदल गई और कर्नाटक में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। संभावना भी ये जताई जा रही है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या तो डिप्टी मुख्यमंत्री तो पक्का बनेंगे। सूत्र मेरे कहते हैं कि डीके शिव कुमार को ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब ऐसे में अगर प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी रहते तो निश्चित जानिए कि टकराव संभव था, लेकिन केंद्र ने, या तो यूं कहूं सीधे सीधे कि अमित शाह जी ने बहुत दूर की गोटी खेली है और अब इनको सीबीआई का नया चीफ के रूप में जो नियुक्त किया है। सबसे ज्यादा खलबली अगर किसी के अंदर है तो वो कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं के अंदर है। हालांकि अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भरजोर कोशिश की कि प्रवीण सूद को सीबीआई का डायरेक्टर ना बनाया जाए। तमाम तरह की दलीलें उन्होंने रखी, लेकिन कोई दलील उनकी काम नहीं आई। सबसे सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर में प्रवीण सूद का नाम है। और इतना ही नहीं, प्रवीण सूद के जो एक्सपीरियंस हैं वो देश से लेकर के देश के बाहर तक काम करने का अनुभव है उनके पास। कर्नाटक के अंदर उन्होंने जिस तरह से काम किया है, अपने कैरियर की शुरुआत आईपीएस अफसर के तौर पर उन्होंने कर्नाटक से की और कर्नाटक में कमिश्नर के तौर पर उन्होंने 100 नंबर की जो सुविधा शुरू की थी, उसके आज भी वहां के लोग कायल होते हैं। और नम्मा 100 ये योजना लागू की थी और ये योजना आपको बता दूं अपने आप में पूरे देश के अंदर एक अनोखी योजना इन्होंने शुरू की थी। जब ये आपको बताएं कि कमिश्नर थे बेंगलुरु के, और बेंगलुरु के कमिश्नर के तौर पर ये जो सेवा की थी, इसमें 100 लाइन थी, कोई भी फ़ोन मिलाए तो आपको 24x7 अनेक भाषाओं के ऑप्शन थे कि चाहे तो आप जो है तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, और चाहे अंग्रेजी में, फिर चाहे हिंदी में आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप 100 डायल करेंगे, भाषा को चयन करेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे। इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी कि आज का कोई एक अधिकारी ऐसा है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपराधियों तक पहुंचने के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए किस तरह से काम करता है। आपको बता दें ये जो है 1989 बैच के हैं और इन्होंने शुरुआत की थी एएसपी के तौर पर मैसूर से अपनी सेवाओं की, और 3 साल मॉरिशस सरकार में ये सलाहकार के रूप में रहे हैं और इनको जो है प्रतिनियुक्ति पर वहां भेजा गया था 3 साल के लिए। वहां की सरकार के पुलिस के सलाहकार के तौर पर ये रहे थे और यूरोपीय संघ और अमेरिकी पुलिस के साथ भी इनका काम करने का अनुभव है। इसके अलावा ये गृह विभाग के मुख्य सचिव रह चुके हैं और इनका कार्यकाल आपको बता दूं तो अभी, हालांकि 1 साल बाद इनके रिटायरमेंट का समय आ रहा है, लेकिन सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं या ईडी के जो डायरेक्टर हैं, केंद्र उनका कार्यकाल 3 साल तक एक साल करके बढ़ा सकता है। तो ये निश्चित जानिए कि 2025 तक ये नए सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद हमारे बीच सीबीआई डायरेक्टर के रूप में रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा असर अगर इसका पड़ेगा कहीं, सबसे ज़्यादा बौखलाहट इस नाम के घोषणा होने के साथ ही यदि कहीं है तो वो है कर्नाटक के कांग्रेसी नेताओं में। डीके शिव कुमार जिन्होंने इनको धमकी दी थी, अब निश्चित जानिए कि जब ये सीबीआई के डायरेक्टर बनेंगे
तो इनके हाथ में वो पावर भी होगी कि अगर किसी भ्रष्टाचार के केस में डीके शिवकुमार की भी संलिप्तता पाई गई तो ये उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। समय का पासा कैसा पलटता है ये देखिए। और आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर इस सरकार बनाने की जोड़ तोड़ में कांग्रेस ने जो किया है, निश्चित जानिए कि ये सब पोल पट्टी धीरे धीरे करके खुलेगी। आप याद करिए, कर्नाटक चुनाव में जो लोग कह रहे हैं कि मोदी का जादू नहीं चला, कर्नाटक में भाजपा हार गई, मैं उन सबको बार बार एक बात कोट कराना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट प्रतिशत कहीं नहीं गया। पिछले साल का जो वोट प्रतिशत उनका था वो वोट प्रतिशत पिछली बार का 38.4 था पैच। बीजेपी का पिछले साल का जो उनका अपना वोट प्रतिशत था वो 36.2 था और इस बार 36% है। 0.2% मात्र बीजेपी का वोटर कम हुआ है, वोट कम हुआ है। और जो बीजेपी के वोट को ये बता रहे हैं कि साहब बीजेपी की सरकार चली गई, कांग्रेस की बन गई, वो मैं बार बार बताता हूं कि जेडीएस का 5% वोट कांग्रेस को मिला है जिसके कारण सरकार बनी है। तो कांग्रेस इस बात को जानती थी कि सत्ता में आने के लिए उनको मुस्लिम की वोट चाहिए और एक मुश्त चाहिए और लोगों के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है ताकि वो भाजपा के विपक्ष में जाए। तो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा पैदा किया गया। हालांकि लोग कहते हैं कर्नाटक में भ्रष्टाचार व्याप्त था, लेकिन ये भ्रष्टाचार ऐसी बीमारी है कि देश की हर सरकार में है। आप अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार देख रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल का भर्ती घोटाला देख रहे हैं, आपने अभी देखा कि राजस्थान में किस तरह से घोटाले खुलकर के सामने आए हैं। कौन सी सरकार बची है? पंजाब की आम आदमी पार्टी के तो थोड़े दिन बनने के बाद ही सरकार के एक एमएलए को भ्रष्टाचार के केस में जेल जाना पड़ा है। तो हर जगह है, लेकिन मुद्दा बनाने के लिए किस तरह से कांग्रेस ने बिल्डर एसोसिएशन का इस्तेमाल कर्नाटक के चुनाव के जस्ट पहले किया, अब उस पर भी बात होगी। अब सीबीआई इस मामले की तहकीकात करेगी या कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से यह मुद्दा बनाया था, आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ केएससीए उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को यह शिकायत की थी कि जो कर्नाटक की सरकार है वहां उनको 40% कमीशन देने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और इन्होंने यही पत्र सीतारमैया को भी दिया था, सिद्धरमैया को भी ये कंप्लेंट की थी और सिद्धरमैया जो कि कांग्रेस के वहां सीएम फेस थे, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। लेकिन जब पीएमओ तक ये कंप्लेंट गई और पीएमओ ने कहा ठीक है भाई, कौन आपसे लीडर इस भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन कमीशन मांग रहा है, उसकी हमें जानकारी दीजिए और इसमें केस दर्ज करेंगे, तो ये जो एसोसिएशन थी ये मैदान से हट गई। अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन अब इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि क्या सरकार को गिराने के लिए, इस तरह की किसी एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए किन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया गया है। आप ये भी याद होगा कि इस चुनाव के थोड़े दिन पहले ही आईटी की रेड हुई थी जिसमें कांग्रेस से संबंधित बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए थे, उनके पास से अनियमितता पकड़ी गई थी। अब इस मामले में भी आपको बताऊं कि जिस तरह से प्रवीण सूद का अनुभव है कर्नाटक में लंबे समय तक काम करने का, और जिस तरह से भ्रष्टाचार को इन्होंने देखा है, खासतौर पे पुलिस को जिस तरह से इन्होंने कंट्रोल किया, और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देखा है जब कांग्रेस के नेता जिस तरह के काम कर रहे थे, उसको लेकर के इनकी पैनी नजर इस बात पर थी। और अब जब ये सीबीआई के चीफ रहेंगे तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि कर्नाटक के साथ साथ विपक्ष के कई नेताओं के ऊपर जो केस दर्ज हैं, ऑलरेडी केस चल रहा है, केस पेंडिंग है, उसमें कुछ प्रमुख घोटालों में आप देखेंगे तो एक टीएमसी का यानी पश्चिम बंगाल का, एक तो शिक्षा भर्ती घोटाला है जो कि बहुत प्रमुखता से वो उसमें केस चल रहा है और कार्रवाई भी हो चुकी है। इसी तरह टीएमसी के ही एक नेता अनुव्रत मंडल का मवेशी का घोटाला है, उसमें सीबीआई केस दर्ज है। मवेशी तस्करी का मामला है, तस्करी से जुड़ा हुआ मामला। इसी तरह दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की जो है केजरीवाल जी, शराब की घोटाला, शराब नीति का घोटाला, और एक उनके मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, ये भी जेल के अंदर बंद हैं। तो प्रमुख रूप से ये कुछ ऐसे घोटाले हैं। और बिहार में
रेलवे की नौकरी के बदले लोगों की जमीन नाम लिखवाना, इसमें जेडीयू और आरजेडी दोनों के ऊपर ये इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब जांच आगे बढ़ेगी तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस दिन तेजस्वी यादव और लालू यादव, राबड़ी देवी ये जेल में जाएंगे, उस दिन बिहार की सरकार को गिरना तय है। तो कुछ ये घोटाले हैं, इन घोटालों पर नए सीबीआई चीफ जो ये प्रवीण सूद बनने जा रहे हैं, इनके लिए ये चुनौती है कि जल्द से जल्द इन घोटालों का खुलासा करें। और आप ये भी याद रखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, और जैसा मैंने बताया कि प्रवीण सूद का कार्यकाल 2025 तक है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका प्रवीण सूद की आने वाले दिनों में होने वाली है। और कांग्रेस की जो घबराहट, कांग्रेस की जो बौखलाहट ये इनके नाम से थी, वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्नाटक वो राज्य है जहां पीएफआई बहुत ज्यादा एक्टिव थी, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं आतंकवादी घटनाओं में जो 1600 अपराधी जेल के अंदर बंद थे, जिनको प्रेशराइज करके पुलिस को और उनसे केस वापस ले लिए थे, उनको छुड़वा दिया था। खास तौर पर प्रवीण सूद की नजर पीएफआई के उन गुर्गों पर होगी जो कर्नाटक में एक्टिव हैं, और प्रवीण सूद क्योंकि डीजीपी थे, डीजीपी हैं, उनकी नजर में वो सब हैं जो उन पीएफआई के एजेंटों को छुड़वाने में कोशिश कर रहे थे या उनके वकील बनकर खड़े थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उन कांग्रेसी लीडरों की तो मुसीबत आने वाली है कर्नाटक में, और एक बड़ा एक्शन आपको आने वाले दिनों में सीबीआई का देखने को कर्नाटक में मिलेगा। कर्नाटक में पहले ही सीएम को लेकर के फुटअव्वल कांग्रेस के अंदर चल रही है, लेकिन जब एक एक करके सीबीआई के केस दर्ज होंगे और कांग्रेसी नेता जेल की सलाखों के पीछे जाते दिखाई देंगे, तब क्या नजारा होगा, ये देखने लायक बात होगी। वंदे मातरम।